जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एनवीरा स्कूल में। दोस्तों पीछे वाले वीडियो में हमने पहला जो चैप्टर है कक्षा 11 का जो पहला चैप्टर है भौतिक जगत, उसको हमने कंप्लीट किया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर और पार्ट रहेगा हमारा 1। तो दूसरा जो चैप्टर है दोस्तों वो है मात्रक और मापन, यानी कि हमें इसमें मात्रकों की जानकारी लेनी है और भौतिक राशियों को किस तरीके से मापा जाता है, भले ही वो द्रव्यमान हो या फिर किसी वस्तु का भार जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरा जैसे कि किसी वस्तु की लंबाई मापना है या फिर किसी कार्य को होने में जो समय लगता है उस समय की जानकारी हमें लेनी है, तो वो सारे के सारे मात्रक के द्वारा पॉसिबल हो पाते हैं। तो दोस्तों हम मात्रक जानने से पहले किन के मात्रक यानी कि भौतिक राशियों को जानना हमारे लिए जरूरी रहेगा। तो देखिए, वे राशियां या गुणधर्म जिन्हें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मापा जा सकता हो, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मापा जा सके, वो भौतिक राशियां कहलाती है। दोस्तों भौतिक राशियां क्या है, जो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्या है कि ऐसी कोई राशि जिसे मापा जा सके, जिसका आंकिक मान हमें प्राप्त हो सके, वो कहलाएगी आपके भौतिक राशि। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे जैसे कि बल के बारे में आपने सुना होगा, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक भौतिक राशि के रूप में है। आपने वेग के बारे में सुना होगा, वो भी एक भौतिक राशि है। किसी वस्तु की लंबाई ले लीजिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान m ले लीजिए, किसी वस्तु का टेम्परेचर ताप ले लीजिए, या फिर उसका संवेग समय, ये सारे के सारे जो होंगे वो भौतिक राशियां कहलाएंगे। तो अब हमें इन्हीं के बारे में जानकारी लेनी है। वैसे तो ये सारी भौतिक राशियां हैं, लेकिन फिर भी इन्हें दो भागों में बराबर बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? जैसे पहला रहेगा आपका मूल राशियां। कौन सी राशियां? मूल राशियां। और उसके बाद एक और बचती है और वो राशियां हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि मूल राशियां क्या है। ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हो, वो मूल राशियां कहलाती है। यानी किसी भी अन्य राशि से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, तो उसे हम कहेंगे कि वो मूल राशियों में आती है। क्योंकि मैंने बोला कि वो अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र होती है, इसलिए हम उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और कुल मिलाकर के भौतिक राशियों में 7 मूल राशियां हैं, ये आप याद रखें। कौन कौन सी है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन भौतिक राशियां जितनी भी है आपके सामने, उनमें 7 कुल मिलाकर के मूल राशियां है। 2 सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक राशियां और भी है, लेकिन हम उसे बाद में देखेंगे। अन्य सभी राशियां इनसे गुणा या भाग करके बनती है। दोस्तों फिजिक्स में 7 राशियां जो है वो तो मूल राशियों में मानी जाती है, वो मूल राशियां है। और दूसरा, जितनी भी राशियां जो बच जाती है, ठीक है ना, वो सारी की सारी इन्हीं मूल राशियों के गुणा या भाग से बनती है। इनको गुणा करो या भाग करो, उससे कुल मिलाकर के बनती है। उन सभी राशियों को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न नाम से हमें पता चल रहा है कि मूल राशियों से जो बनी है, जो व्युत्पन्न हुई है, उन सब राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। बहुत सारी है, लेकिन मूल राशियां तो केवल कितनी है? 7 ही है। 2 पूरक राशियां हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन 7 राशियां हैं कौन सी? सबसे पहले 7 राशियों में जो पहली राशि है मैं उसकी बात करूंगा, और वो आपके है लंबाई। सबसे पहली जो राशि है मूल राशि, वो आपके है लंबाई। और लंबाई को मापा जाता है दोस्तों मीटर में। अब वो बात बिल्कुल अलग है कि भले आपको मोटाई कह दे, भले आपको चौड़ाई कह दे, भले आपको दूरी या विस्थापन कह दे, वो सारी की सारी, भाई दूरी है, लंबाई भी तो क्या है, एक प्रकार की दूरी है, तो वो सारी की सारी क्या होंगी? मूल के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद दूसरी जो आपके पास राशि है वो है द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मापने के लिए यहाँ पर जो मात्रक आप काम में लेते हो वो है किलोग्राम। MKS पद्धति की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों लंबाई मीटर में मापी जाती है और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। अच्छा, मीटर को मैं m से रिप्रेजेंट करता हूँ और किलोग्राम को बिल्कुल kg से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो राशि है वो है समय। किसी कार्य को
कार्य की समय अवधि मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और जो समय है वो आपका हमेशा ही सेकंड में मापा जाता है, इसके लिए ये सिंबल भी सेकंड वाला ये SC होगा, है ना। उसके बाद जो चौथी राशि है वो है ताप। चौथी राशि है ताप। और ताप के बारे में आपको पता है, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड जैसे, ठीक है। और उसके बाद ताप का मात्रक है केल्विन। केल्विन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे K का। उसके बाद पांचवी जो राशि है बचती है वो है विद्युत धारा। पांचवी मूल राशि है आपके पास विद्युत धारा, और विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, और एम्पियर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ? A। और उसके बाद छठवीं जो राशि है आपके सामने वो है प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता। और प्रदीपन तीव्रता को मापने के लिए हम प्रयोग लेते हैं कैंडेला। कैंडेला, और कैंडेला को रिप्रेजेंट करने के लिए CD इस प्रकार से हम लिखते हैं। और सातवीं और अंतिम राशि जो है इसके लिए, यानी मूल राशियों में सातवीं और अंतिम जो राशि है वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और बिल्कुल हम ये चीज़ केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है। तो दोस्तों पदार्थ की मात्रा मापी जाती है मोल में, और सिंबल होता है मोल, ऐसे MOL, मोल। मोल दर्शाने के लिए हम MOL का सिंबल काम में ले रहे होंगे। कैंडेला दर्शाने के लिए CD, एम्पियर को दर्शाने के लिए आप A लिखोगे। तो ये कुल मिलाकर के मूल राशियां हैं। अब जो जितनी भी राशियां फिजिक्स में बच जाती है, जितने भी मात्रक है, जितनी भी राशियां हैं, वो इन्हीं से मिलकर बनाई जाती है। या तो आप भाग या गुणा करोगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि एक राशि है आपके पास चाल, और अब आपको ये पता करना है कि चाल कौन सी राशि है। तो दोस्तों हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। जब दूरी में समय का भाग लगाओगे तो चाल आपके पास मिलेगी। तो दूरी बट्टे समय, दूरी और समय से मिलकर बना है कौन? चाल। दूरी और समय से मिलकर बना है चाल, इसलिए हम चाल को व्युत्पन्न कर रहे हैं। तो कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। लेकिन ये दो मूल राशियों से बन रही है। मैंने बोला दूरी भी कौन सी राशि है? मूल राशि। और समय भी कौन सी राशि है? मूल राशि। ये देखिए, दूरी, लंबाई हो, मोटाई हो, चौड़ाई हो, विस्थापन हो, दूरी हो, सब एक ही चीज है। तो यहाँ पर ये भी मूल राशि है और समय भी मूल राशि। इन दो राशियों से मिलकर बनती है कौन सी? चाल। इसलिए चाल को कौन सी कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। और ठीक इसी तरीके से भौतिक जगत की जो जितनी भी राशियां हैं वो सारी की सारी राशियां इन्हीं मूल राशियों से मिलकर बनती है। अब एक और बात, ये तो हो गई फंडामेंटल, मूल राशियों में फंडामेंटल हो गई, मेन रूप से जो मूल राशियां हैं वो। अच्छा, पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज है वो और बचती है पूरक राशियां, और वो है दो, जिसमें पहला है समतल कोण। समतल कोण ये एक राशि है और जो पूरक राशियों में से है, अतिमूल राशियों में ही है लेकिन इनको अलग रखा है, पूरक का नाम देके। और दूसरी जो राशि बच जाती है वो है घन कोण। दोस्तों समतल कोण और घन कोण, फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये जो समतल कोण है किन्हीं दो रेखाओं के, समतल में किसी दो रेखाएं आपको दे रखी है, इनके बीच का जो कोण है, जो थीटा है, वो एक प्रकार से आप कहोगे कौन सा कोण है? समतल कोण। लेकिन घन कोण क्या है? घन कोण के लिए जैसा कि आप लोग देखते हो कागज का, कभी कभी मूंगफली बेचने वाला ऐसा कागज का एक कीमा बनाता है, कागज का कीमा उसको, तो उसके बीच कागज का एक गोल सा कीमा बन गया मूंगफली डालने के लिए, उसके अंदर झांक के जब देखोगे तो जो कोण होगा वो कोण कुल मिला के कौन सा कोण कहलाएगा? घन कोण। तो यहाँ पे ये जो थीटा है ये है मेन रूप से घन कोण। ये दोनों समतल कोण और घन कोण ये होते हैं। लेकिन समतल कोण का मात्रक क्या होगा और घन कोण का मात्रक क्या होगा? देखिए, समतल कोण का मात्रक होगा रेडियन, और रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये लिखते हैं, ठीक है। और जो घन कोण है उसका मात्रक होगा स्टेरेडियन।
और स्टेरेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जो सिंबल होगा वो होगा SR। तो इस तरीके से ये सातों मूल राशियां हैं। और 7 मूल राशियां के अलावा जो 2 पूरक राशियां हैं जैसे कि समतल कोण और घन कोण। समतल कोण को मापने के लिए हम रेडियन का उपयोग करेंगे और घन कोण को मापने के लिए हम स्टेरेडियन का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों भौतिक राशियां और भौतिक राशियों में मूल राशियां जो है वो। और अब हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशि जो व्युत्पन्न प्रकार है यानी कि मूल राशियों के अलावा जो बचती है व्युत्पन्न राशियां वो आखिरकार क्या है। व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के गुणा या भाग करने से व्युत्पन्न होती है। मूल राशियां जो कि 7 हमारे पास है उनके गुणा या भाग से उनकी कैलकुलेशन से जो प्राप्त होती है उन राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग देखिए, पहली मैंने बोला चाल अगर हमें चाहिए तो चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय तो 2 मूल राशियां हैं जिनसे मिलकर के एक राशि बनी है और वो कौन सी है, चाल। तो इस चाल को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। ठीक इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे अगर मेरे को वेग निकालना है किसी वस्तु का तो वेग निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास विस्थापन है तो मैं विस्थापन बट्टे समय करूंगा, विस्थापन बट्टे समय। और विस्थापन यानी कि दूरी और लंबाई एक ही है तो इसलिए ये दोनों मूल राशियां और मिलकर बनी है वेग। और वेग भी एक प्रकार की कौन सी हो गई, व्युत्पन्न राशि। जैसे कि और देखिए आपके पास त्वरण जैसा कुछ है, अगर आपके पास त्वरण है तो त्वरण हम क्या कहेंगे, वेग बट्टे समय। और फिर से कौन सी राशि हो गई आपके पास, ये वाली। तो इसी तरीके से आप लोग जो है त्वरण निकाल सकते हो। जैसे यदि आपसे पूछा गया कि बल, तो हमें पता है कि बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो फिर से त्वरण का ये फॉर्मूला रखा और हो गई। द्रव्यमान हमारे पास मूल राशि है लेकिन त्वरण मूल नहीं है, तो त्वरण को फिर से फॉर्मूला रखो और फिर से फॉर्मूला जब रखोगे तो ये आपके सामने यहाँ पे होगा। और जिस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, बल निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी राशियां हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि संवेग को ही ले लीजिए, अगर आपने संवेग लिया है तो हमें पता है कि द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग। तो ये भी क्या हो गया, वेग का फिर से हम विस्थापन बट्टे समय करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक इसी तरीके से जो राशियां आपके पास मिलती है वो राशियां कुल मिलाकर के आप उन्हें कहोगे कि वो एक प्रकार से व्युत्पन्न राशियां हैं। तो दोस्तों मूल राशियां हमने पढ़ी और व्युत्पन्न राशियां हमने पढ़ी। इसके बाद हम लौट के चलते हैं कि मात्रक क्या है, मात्रक हम किसे कहेंगे या फिर मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी पद्धतियों में वस्तुओं को मात्रक क्या होते हैं किसी भी भौतिक राशि के लिए। तो दोस्तों किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मान से उसकी तुलना की जाती है जिन्हें मात्रक कहते हैं। भाई किसी भी भौतिक राशि को यदि मापना है, चाहे वो द्रव्यमान है, चाहे वो लंबाई है, चाहे ताप है, जो भी, तो यदि उसको मापना है तो मापने के लिए एक फिक्स मान से, एक निश्चित मान से उसकी तुलना करनी पड़ेगी। जैसे कि हम यदि द्रव्यमान की ही बात करें तो द्रव्यमान की तुलना, उसको मापने के लिए उसकी तुलना करनी पड़ेगी किससे, किलोग्राम से। जैसे किलोग्राम से ग्राम से कई सारे होते हैं, तो 1 किलो का बाट आपने देखा होगा, तो 1 किलो से उसकी तुलना आप कर रहे हो तो उसका मापन आप कर सकते हैं। यदि ग्राम से कर रहे हो तो इतने ग्राम है, उसके द्वारा उसका मापन कर सकते हैं। क्विंटल में कर रहे हो तो भाई इतने क्विंटल है, उसका मापन उससे तुलना करके। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक फिक्स मान, क्विंटल से कर लो, किलोग्राम से कर लो, जिससे भी आप कर रहे हो एक फिक्स मान से उसकी तुलना करनी पड़ेगी और उसी फिक्स मान को हम उसका क्या कहेंगे, मात्रक। जैसे कि किलोग्राम है, जैसे कि क्विंटल है, तो अपने आप में ये सारी चीजें मात्रक है। तो ये जो मात्रक होते हैं वस्तुओं को या फिर भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ पद्धतियां होती है मात्रकों की भी, क्योंकि दोस्तों मात्रक भी बहुत सारे हैं इसलिए पद्धतियां होनी भी जरूरी है। तो सबसे पहली पद्धति आप देखिए सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या होगा कि यहाँ पर मैं मूल राशियों की बात करूंगा और मूल 3 राशियां द्रव्यमान, लंबाई और समय, उनकी हम बात करके यहाँ पे चलेंगे। किसी भौतिक राशि की विमा में भी इन्हीं 3 राशियों के बारे में चर्चा होती है। तो ये 3 राशियां हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो द्रव्यमान हो गए, लंबाई हो गया और उसके बाद जो समय है वो हो गए। ये तीनों
अक्सर ज़्यादा काम में आते हैं, तो इसकी हम बात करेंगे। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में क्या करेंगे दोस्तों कि जो लंबाई आपके पास है उस लंबाई को सेंटीमीटर में मापोगे। यदि कहीं पर लंबाई है और सीजीएस पद्धति में उसका मापन करना है तो लंबाई को मापा जाना है किसमें, सेंटीमीटर में। वैसे ही द्रव्यमान को मापा जाना है ग्राम में और इसको मापा जाना है सेकंड में, समय को मापा जाना है सेकंड में। तो अब तक आप समझ गए होंगे, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S यानी क्या हो गया, सेकंड। सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड नाम से इसको आपको बनाना है। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ये पद्धति होगी और इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय को क्रमशः ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में इसको मापा जाना है। वो पद्धति होगी सीजीएस पद्धति, जिसमें सेंटीमीटर का उपयोग किया गया हो लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम नहीं बल्कि ग्राम लिया गया हो, समय के लिए मिनट नहीं घंटा नहीं बल्कि क्या लिया गया हो, सेकंड में, तो फिर वो होगी सीजीएस पद्धति। उसके बाद जो दूसरी पद्धति है हमारे पास वो है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। और इस पद्धति के अंदर क्या होगा, एम का मतलब मीटर से है और के का मतलब किलोग्राम या केजी जो भी आप कहते हो और एस का मतलब सेकंड है। यानी एक ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मापोगे मीटर में, इसमें सेंटीमीटर में, लेकिन इसमें किसमें मापोगे, मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, केजी में उसे माप रहे होंगे और समय सेकंड, समय सब में सेकंड होगा, है ना। तो ये जो पद्धति कहलाएगी, ये पद्धति कहलाएगी एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय को क्रमशः किलोग्राम, मीटर और सेकंड में मापा जाता है। और उसके बाद और एक पद्धति बचती है जिसे हम कहते हैं एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। और यहाँ पर एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड, पाउंड द्रव्यमान का एक मात्रक होता है, बताएंगे आपको, और सेकंड, ये हो गया सेकंड आपका जो कि समय का मात्रक। पाउंड एक प्रकार से द्रव्यमान का मात्रक है और यदि मैं 1 पाउंड की बात करूं तो 1 पाउंड जो है वो आपके होता किलोग्राम में। मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ, आप लोगों के लिए आसान होगा। 0.4535 ये इतने केजी के बराबर होगा कौन, 1 पाउंड। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि 1 पाउंड यानी कि लगभग 450 ग्राम के आसपास होता है, 0.4535 केजी के बराबर होता है 1 पाउंड। तो इस पद्धति के अंदर यानी एफपीएस पद्धति के अंदर आपके लंबाई को फुट में मापोगे। अब की बार सेंटीमीटर और मीटर दोनों ही चले गए, लेकिन फुट में लंबाई, कई बार होता है ना जमीन को फुट में मापते हैं अक्सर, और पाउंड द्रव्यमान के लिए और सेकंड जो है समय के लिए, इस तरीके से। अब एक और पद्धति हमारे पास बचती है जो बहुत ही अच्छी खासी पद्धति, जिसे हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल है, एसआई पद्धति। और एसआई पद्धति आप जानते हैं वो इसको। तो एसआई पद्धति में क्या होता है कि ये जो पद्धति है ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, सर्वाधिक मान्य भी है। और मान्य क्यों है, इसके लिए सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि एसआई पद्धति की विशेषताएं बताएं। तो विशेषताएं आपको इस तरीके से बतानी है कि एसआई पद्धति में क्या होता है कि दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार होता है, या जिसे आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि इसमें कौन सी व्यवस्था होती है, मैट्रिक व्यवस्था, जिसके कारण ये आसान होती है और ये इसकी पहली विशेषता भी है। तो दशमलव या मैट्रिक। और दूसरी एसआई पद्धति की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें सभी मात्रकों को परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें सारे के सारे जो मात्रक है उसको परिभाषित कर सकते हैं। कोई भी मात्रक ऐसा नहीं है जिसकी परिभाषा नहीं हो सकती, या ऐसा हम कह सकते हैं कि सभी मात्रक जो है एकदम से मेन मात्रक है। और तीसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि एक राशि का केवल एक मात्रक ही होता है, एक राशि का केवल एक ही मात्रक होगा, अन्य कोई मात्रक नहीं होगा। और ये भी अपने आप में एक बड़ी विशेषता है इसकी, इसलिए क्योंकि एक राशि का केवल एक ही मात्रक होगा, बहुत सारे मात्रक नहीं होंगे। बहुत सारे मात्रक जहाँ होते हैं वह कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा होती है। तो पहली विशेषता आप कहोगे कि इसकी पहली विशेषता क्या है, दशमलव या मैट्रिक व्यवस्था इसमें होती है जो बिल्कुल आसान बनाती है कैलकुलेशन को
और दूसरा सभी मात्रकों को परिभाषित किया जा सकता है, सभी मात्रकों की परिभाषाएं दे सकते हैं। और तीसरा, एक राशि का केवल एक ही मात्रक होगा, अन्य कोई मात्रक नहीं होगा। ये अपने आप में एक बड़ी जो है विशेषता है।